हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2.3 नेशनलिज्म इन इंडिया का। ठीक है, अब हम देख चुके हैं कल या लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो देखा था उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो टाउन्स में, सिटीज़ में कैसे फैला, और उसके बाद हमने ये देखा था कि कंट्री साइड में कैसे फैला था। सिटीज़ में महात्मा गांधी का मूवमेंट फैला था, लोगों ने अपनी जो मेडल्स थे, जो उपाधियाँ थी, जो चीज़ें थी, कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह रिज़ाइन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह कंट्री साइड के अंदर जब गए तो हमने दो टॉपिक में उसको डिवाइड किया था। एक अवध के अंदर हम बात कर रहे थे जहाँ बाबा रामचंद्र जी थे, उन्होंने स्वराज को साथ में लिया था, वो सन्यासी थे और उन्होंने उस जो बिहार के पीजेंट्स वगैरह थे उनके साथ में लेके चले थे, उनको आज़ाद कराने के लिए, उनकी बेगार से उनकी मुक्ति कराने के लिए, जमींदारी जो व्यवस्था थी उनको हटाने के लिए, और उनके साथ में मिल गए थे। फिर बाद में 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी, उन दोनों ने मिलके क्या बनाया था, एक अवध किसान सभा बनाई थी और 300 मेंबर्स, 300 ब्रांचेस उनकी बहुत जल्दी पूरे यूपी बिहार वगैरह के आसपास के इस एरिया के अंदर अवध में फैल गई थी। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया था। और दूसरा हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा ट्राइबल पीपल का, जो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, जो कहाँ पे था, गुडेन हिल्स के पास की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे था आंध्र प्रदेश में। और वहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू थे, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार कहते थे अपने आप को, और कहते थे क्योंकि गोली वगैरह उनको नहीं लग सकती थी। महात्मा गांधी के विचारों से वो काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन वो साथ में नॉन वायलेंस के साथ साथ में वो कहते थे कि आपको गोरिल्ला वॉर करके भी ये काम करना चाहिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, और उसको यूज़ करना चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन लास्ट में ब्रिटिशर्स जो थे उनकी गतिविधियों से परिचित हो गए और उनको गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनको फांसी 1924 के अंदर फांसी चला दिया था। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो स्वराज का मूवमेंट था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स जो थे आसाम के, उसके आसपास के एरिया के, जो प्लांटेशन वेस्ट बंगाल में, आसाम में जो उसके आसपास के एरिया के लोग थे, वहाँ पे जो चाय के बागान वगैरह में काम करते थे, उसमें कैसे स्प्रेड हुआ और उन लोगों ने इसका किस तरीके से मतलब निकाला स्वराज का। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। द वर्कर्स टू हैड देयर own understanding of the Mahatma Gandhi at the notion of स्वराज। ठीक है, तो जैसा अब तक हम देखते आ रहे हैं, सब ने अपने अपने तरीके से महात्मा गांधी के स्वराज का अपना अपना मतलब निकाला, अपना अपना फ्रीडम का मतलब निकाला। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो आसाम के थे, कई बार पूछे जाते हैं कौन से एरिया के थे, तो आसाम के ये प्लांटेशन वर्कर्स थे, और इनके लिए मतलब क्या था, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट of the confined space in which they are enclosed। जिस जगह पे उनको रहना था या जिस चार दीवारी के अंदर उनको बंद किया गया था, जिस बाग की सीमाओं में उनको रोक के रखा गया था, उससे बाहर वो जब चाहे तब आया जा सकते हैं, ये उनके लिए आज़ादी का मतलब था। ठीक है, उनका उसका मतलब ये था कि आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से गांव में जा सकेंगे, उनसे लिंक रख सकेंगे गांव के अंदर। दैट मीन्स रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, जहाँ से वो आए हैं उन गांव में जा सकेंगे। ठीक है, अब ये सब क्यों उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था? अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसके कारण क्या था, वे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था वो उनको गांव, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर जो वर्कर्स थे, जो लेबर थी, उनको बाग से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, उसको छूट नहीं थी कि वो अपने एरिया से बाहर जाए। वो अपने परमिट नहीं था कि टी गार्डन को छोड़ के वो बाहर जा सके, ऐसी परमिशन नहीं होती थी उनको। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका मतलब ही निकाला कि वो कभी भी जब चाहे अपने गाँव जा सकते हैं, जब चाहे अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, हमें उनको कोई रोकने वाला नहीं है। एंड इनफैक्ट दे वर रियली गिवन सच परमिशन। जब तक उनको बहुत ही रेयरली परमिशन मिलती थी उनको, तब उससे पहले वो नहीं जा पाते थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सुन के उनको ये लगा कि साहब अब हमें ये आज़ादी मिल जाएगी, इसलिए हज़ारों की संख्या में वो वर्कर्स जो थे, कहाँ वे बिना अपने अथॉरिटी को बताए या बिना अधिकारियों को कुछ सूचित किए हुए, नोटिस में लाए हुए उनके, या आ भी गए तो उनकी परवाह नहीं करी और वो जगह छोड़ के चल पड़े। दैट मीन्स एक तरह से उन्होंने ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का
वायलेशन कर दिया, उल्लंघन कर दिया। एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, घरों की तरफ वो चल पड़े। अब हुआ क्या, घर की तरफ चल तो गए वो, लेकिन दिक्कत क्या हुई रास्ते में कि जब उनको लगा कि भाई गांधी राज आ रहा है, गांधी जी आ रहे हैं, उनका राज आएगा तो हमको अपने गांव के अंदर ज़मीन मिल जाएगी, ठीक है, ये ऐसा उनको लग रहा था कि गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ऑन विलेज। उनको अपने गांव में अपनी ज़मीन मिल जाएगी और वो वहीं खेती करके रह सकते हैं, इनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टी गार्डन्स में। एंड देन लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वो कभी भी अपने गाँव पहुँचे नहीं बेचारे। अब नहीं पहुँचने का कारण क्या था कि सिटीज़ की जो हमने बात करी थी वहाँ पे भी तो चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब वो गार्डन से बाहर निकले तो पता लगा कि रेलवे में जो काम कर रहे थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते हुए हड़ताल कर दी, ठीक है। स्टीमर्स जो चलते थे वो हड़ताल के कारण रास्ते में बंद हो गए, बसेस जो चलती थी वो बंद हो गई, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, वो गांव नहीं पहुंच पाए। अब इस बिटवीन क्या हुआ, पुलिस आई, उनको पकड़ के ले गई, उनको बुरी तरह उनकी पिटाई भी करी, वापस बेचारों को टी गार्डन्स में ले गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का वायलेशन किया था। पुलिस उनको पकड़ के ले गई, पुलिस ब्रिटिशर्स की थी। तो ये वो फंस गए बीच में, रास्ते में ही फंस गए। वहाँ से निकले तो सही गांव के लिए, लेकिन गांव भी नहीं पहुँच पाए। तो ये कंडीशन उनके साथ में स्टार्ट हुई थी। चलिए अब थोड़ा सा और चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि कैसे ये लोकल जो वहाँ पे मूवमेंट्स थे वो क्यों नहीं एक डेवलप हुआ। तो इसमें एक जो गलती निकल के आती है वो ये लगता है कि जो कांग्रेस थी वो अपने इस प्रोग्राम का जो विज़न था भाई किस तरीके से इसको काम में लाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, वो सही तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाई, उसको समझा नहीं पाई। अपने स्वराज का जो मीनिंग था हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाला, उसको इंटरप्रेट किया। ये सबसे बड़ी कमी यहाँ पे कांग्रेस की समझ में आती है रही है यहाँ पे कि वो लोगों को ये नहीं बता पाए कि रियल में स्वराज का मतलब क्या है और उसको लेके चले, उसको देश को आज़ाद कराना था, ना कि उनकी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ये इमेजिन करने लग गए कि वो जितनी भी समस्याएं हैं उनकी, जितनी भी ट्रबल्स हैं, जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो स्वराज आने पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक उनको अजीब सा एक चीज़ थी जो नहीं समझा पाए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉफिट भी इस चीज़ का हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ कि सब जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने जब वो गांधी जी का नाम लेके नारा लगाते थे तो और या स्वतंत्र भारत की बात करते थे तो उनको लगता था कि ये उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो इमोशनली उसके साथ में अटैच होना शुरू हो गए। और ये इमोशनल अटैचमेंट जो था अलग अलग लोगों का, चाहे वो किसी भी कारण से अपने अपने रीज़न लेके वो उसमें स्टार्ट हुए, लेकिन वो इमोशनल अटैचमेंट क्या हुआ, टोटल इंडिया का एक तरह से मूवमेंट बन गया था। और वो पूरे ऑल इंडिया का जो मूवमेंट चल रहा था, जो एजुकेशन था, उसके साथ में वो जुड़ गए थे उसके अंदर। व्हेन दे एक्ट इन द नेम ऑफ द महात्मा गांधी, जब वो महात्मा गांधी का नाम लेके या स्वतंत्र भारत का नाम लेके गांधी जी की जय करके स्टार्ट होते थे तो वो इस मूवमेंट के साथ कांग्रेस से जुड़ जाते थे, ठीक है। और इस तरह से पहचाने जाते थे जैसे कि वो मूवमेंट उन्हीं का चल रहा हो। और ये मूवमेंट जो है, चाहे वो एक्चुअल में वो किस लिए कर रहे थे कि उनकी ट्रबल, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, वो ये सोच के कर रहे थे। लेकिन सब जगह ये सोच के काम हो रहा था, तो लेकिन सब जगह मूवमेंट तो हो रहा था ना, हर एक अपने हिसाब से कर रहा था, लेकिन मूवमेंट तो हो रहा था। तो इसलिए ये मूवमेंट हर जगह, चाहे वो सिटीज़ में हुआ, चाहे वो कंट्री साइड में हुआ, चाहे वो ट्राइबल पीपल ने किया, चाहे वो अवध में हुआ, चाहे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के वर्कर्स ने किया, लेकिन चाहे उनके इंटरप्रिटेशन अलग थे स्वराज के, लेकिन मूवमेंट चल रहा था। सबसे बड़ी बात थी मूवमेंट चल रहा था। और इस मूवमेंट के चलने से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इससे घबराना स्टार्ट हो गए थे, उनको डर लगना स्टार्ट हुआ था। ये एक बड़ी बात थी इस मूवमेंट के चलने से कि लोग जा रहे हैं, उनको नहीं पता था कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो घबराना स्टार्ट हो गया, उनको डर लगना स्टार्ट हुआ था। और ये जो मूवमेंट था सो एक लिमिटेड नहीं रहा, किसी एक जगह से नहीं रहा, अपनी लोकेलिटी से बाहर निकल के बाहर जाना शुरू हो गया था, बाहर निकलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट निकल के सामने आया था कि मूवमेंट किस तरह से शुरू हुआ था। चलिए थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है
टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। अब ये डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले की बात है कि जो एनसीएम था वो क्यों बंद करना पड़ा महात्मा गांधी को, कुछ रीज़न दे। महात्मा गांधी जी की एक जो क्रिटिकल बात थी या उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो इसी बात पे किया जाता है कि वो एक मूवमेंट चलाते थे। वो मूवमेंट चल पड़ता था, लोग उनके पीछे चल पड़ते थे, लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे, उनके मूवमेंट के अंदर बहुत शक्ति होती थी, वो खुद एक बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन जो क्रिटिसाइज़ होती है वो इस चीज़ की कि जब मूवमेंट पीक पे पहुंचता था, जब मूवमेंट फुल फॉर्म में होता था अपने, तब महात्मा गांधी जी कोई ना कोई वहाँ पे वायलेंस हो जाता था और उस वायलेंस एक्टिविटी के चलते महात्मा गांधी जी क्या करते थे, उस मूवमेंट को बंद कर देते थे, जिससे जो रिजल्ट आना होता था वो वहाँ रुक जाता था। फिर एक मूवमेंट स्टार्ट, तो लोग इस चीज़ों से थकना भी स्टार्ट हो गए थे। आगे अपने पढ़ेंगे इस चीज़ को, है ना। तो ये उनकी एक कमज़ोरी कहा जाता है, या उनको कहा जाता है कि वो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनकी आलोचना भी की जाती है इस चीज़ के ऊपर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी क्या डिसाइड किया महात्मा गांधी ने कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लिया जाए। ठीक है, क्यों? अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐसा क्यों किया जाता है। कि ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, कई जगह हिंसा होना स्टार्ट हो गया, वायलेंट होना स्टार्ट हो गया, तो उसको वापस ले लें। सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। अब वो सोचने लगे कि जो सत्याग्रही हैं, जो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से मास स्ट्रगल किया जाता है, और फिर उनको रेडी करके फिर कोई मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। लेकिन इसके साथ ही जो वो चाह रहे थे इनको ट्रेंड करें, लेकिन कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स थे वो भी इन मूवमेंट्स के बार बार चलने से थक गए थे। अब वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आ रहा था, ठीक है, अब ये 1990 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, ये एक तरह से प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन करवा रहा था वहाँ पे। ठीक है, कि आपको प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन कर ले, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करके हम क्या करेंगे, आप उसके अंदर आइए और सरकार चलाना सीखे। तो वो चाह रहे थे कि यार क्यों ना हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करें बजाय ये मूवमेंट चलाने के। ठीक है, जो हमने पहले पता चला था कि हमने मना कर दिया, कांग्रेस की मीटिंग उसमें मना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस के कुछ लीडर चाहते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए, मूवमेंट की बजाय ये काम करना चाहिए। और they felt that it was important to oppose British policies within the council, कि जब आप चुनाव लड़के उस काउंसिल में पहुंच जाएंगे तो वहाँ आप जो रहते हुए, उस काउंसिल में रहते हुए जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उनका आप अच्छे से विरोध कर पाएंगे, और जो रिफॉर्म्स लाने हैं उनकी आप वकालत कर सकेंगे, उनको आप दिखा सकते हैं कि ये जो काउंसिल हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। ठीक है, और इस तरह से आप उनको, ये लोगों को दिखा के, और आप उनको ब्रिटिशर्स को समझा सकते हैं या दुनिया को दिखा सकते हैं, तो आप अपनी गवर्नमेंट ला सकते हैं, उनका ये मानना था। अब CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया कि वापस काउंसिल पॉलिसीज़ के अंदर आने के लिए स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई, कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी, अलग से लोगों को इकट्ठा किया और उसका नाम दे दिया स्वराज पार्टी, जो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी। और इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि वापस हमने कहा जाना है, काउंसिल पॉलिटिक्स के अंदर जाना है। लेकिन इसी के साथ कुछ यंग लीडर थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी का नाम यहाँ डाल दिया गया इन्होंने, पर सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस, ये जो लोग थे वो क्या थे, थोड़े से उग्र विचारों के आप कह सकते हो, जो गुस्से वाले विचार होते हैं ये थे, और जो ये रेडिकल जो थे लोग, इनके उल्टे थे उसमें। ये चाहते थे कि भाई ऐसे हमने लोगों के साथ काम करके इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसे लोग थे ये। तो इस सिचुएशन में जो कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल डिबेट और डिस्कशन था वो काफ़ी बढ़ गया, और उसके बढ़ने से वहाँ पे क्या हुआ कि दो तरीके की थॉट्स डेवलप होना शुरू हो गया।
जो इंटरनल जो डिबेट हो रही थी, जो उसमें बहस हो रही थी, वहाँ पे जो असहमति का माहौल बन गया था, एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे थे लोग, तो दो तरीके के उसके अंदर व्यक्ति या दो ग्रुप आप कह सकते हो बन गए। अब वो कौन से थे? फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब इसके बढ़ने के पीछे भी रीज़न थे। क्या रीज़न थे? अब इससे जो माहौल बना था उसके लिए हम कह सकते हैं, जो डिबेट वगैरह होते हैं उसके माहौल जो बना था उसमें फिर कुछ कारण हुए जिससे ये जो सोच रहे थे डोमिनियन स्टेटस की या जो बात कर रहे थे काउंसिल की, वो चेंज होना स्टार्ट हुई। फर्स्ट इफेक्ट इसका था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का। ये क्वेश्चन भी बनता है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का क्या इफेक्ट आए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर प्राइजेस जो थे वो गिर गए थे, ठीक है। जो खेती के पैसे थे, जो अनाज के पैसे थे, या जो उनके प्रोडक्ट होते थे, उनकी डिमांड जो है वो कम हो गई, उनकी कीमतें जो हैं वो गिरने लग गई थी। ये 1926 से 1930 तक काफ़ी कम हो चुकी थी, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी उनका एक्सपोर्ट भी कम होने लगा। तो जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, तो उनको अपनी जो फसल का जो पैसा है, जो हार्वेस्ट करते थे, जो पैसा फसल का आता था, उससे अपना रेवेन्यू पे करना भी भारी पड़ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो किसान थे 1930 तक जाते जाते वो काफ़ी दिक्कत परेशानी महसूस करने लगे थे, उसमें से गुजरने लगे थे। दूसरा एक रीज़न और था इसके साथ साथ चल रहा था कि जो ब्रिटेन की टॉरी गवर्नमेंट, उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर टॉरी आए थे, टॉरी गवर्नमेंट बनी थी वहाँ की, ठीक है। अब उन टॉरी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सर जॉन साइमन के लीडरशिप के अंदर एक कमीशन बनाया था। अब इस कमीशन का क्या नाम था? साइमन कमीशन, आपने सुना होगा ना, गो बैक साइमन कमीशन, दैट इज़ वो सर जॉन साइमन के नाम पे साइमन कमीशन है, उसको एक साइमन कमीशन बनाया। इस कमीशन के अंदर उन्होंने क्या किया था, क्यों बनाया? ये इस नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था हमारे कंट्री के अंदर, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था नेशनल, इस मूवमेंट के अगेंस्ट या इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। और इसमें ये कहा था, एक ध्यान भटकाने की कोशिश थी कि ये कमीशन ये देखेगा इंडिया के अंदर आगे कि इंडिया का किस तरीका का, अगर उनको इंडिपेंडेंस चाहिए तो कैसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये देखेगा, ठीक है। और वो सजेस्ट करेगा कि क्या क्या चेंजेस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं इंडियंस, तो उनमें क्या क्या चेंजेस हो, ठीक है। तब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इंडियन भी चाहते थे चलो बन जाए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या क्या थी पता है? समस्या ये थी कि इस कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर थे सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन मेंबर ही नहीं था। अब तो यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कमीशन का हम करें क्या, जो हमारी प्रॉब्लम सुनता ही नहीं हो। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, हमारी कंट्री के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हो, उसकी आप बात कर रहे हो कि हम कैसे राज चलाएंगे अपना इंडिपेंडेंट होने के बाद में, और आप कह रहे हो कि उसमें कोई इंडियन मेंबर ही ना हो, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो कैसे कोई बताएगा कि इंडिया का कैसे काम चलेगा? तो ये सिर्फ ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। तो इसलिए इसका काफ़ी विरोध होना स्टार्ट हुआ। जब 1928 के अंदर साइमन इस कमीशन के लिए इंडिया आए, तो गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगने लगे, स्लोगन्स बने। इसमें सारी पार्टीज़ इंक्लूड हुई, कांग्रेस भी इंक्लूड हुई, मुस्लिम लीग भी इसमें साथ में थी, और सभी डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे, अपने दिखाने लगे जगह जगह। अब लॉर्ड इरविन, इसी समय लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि साहब अगर साइमन कमीशन की बात ये नहीं समझ पा रहे तो एक काम करो, इनको डोमिनियन स्टेटस का एक लॉलीपॉप और पकड़ा देते हैं साहब, एक मीठी गोली, अपने कहता ना मीठी गोली दे देते, दैट इज़ डोमिनियन स्टेटस। ये एक चीज़ उन्होंने वहाँ पे डाल दी कि साहब ऐसा करते हैं, चलो आप इससे खुश नहीं हो तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस को हम ले लेंगे, इनको गवर्नमेंट चलाना, इनको राज करना सिखाएंगे, ठीक है। ये किसकी थी? वाइसरॉय था हमारे लॉर्ड इरविन, इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया,
जब उनको लगा कि अभी नहीं मानेंगे, साइमन कमीशन का विरोध हो गया, ये सब कुछ शुरू हो गया, तो अक्टूबर 1929 के अंदर वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए क्या किया, डोमिनियन स्टेटस का एक ऐसा गोलमोल सा, एक कह सकते हैं कि ऐलान कर दिया उन्होंने, गोलमोल सी बात बता दी, बढ़िया सी गोली खिलाई हमें, और कोई टाइम लिमिट इसकी नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर में आएगा उसकी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर आके उस पर डिबेट करते हैं कि कैसा होना चाहिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, और उस पर डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा होना चाहिए। पर ये जो मीठी गोली दी उससे हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो लीडर्स थे हमारे कांग्रेस के, जिनको जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ये लीड कर रहे थे, वो तो और इससे ज़्यादा गुस्सा में आ गए, उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, और वो ज़्यादा तेज़ तर्रार हो गए, तीखे तेवर अपनाने लग गए, लोगों को कहने लग गए, ठीक है। लेकिन जो लिबरल्स थे, जो बूढ़े थे हमारे, मॉडरेट थे, जो शांति प्रिय कह सकते हो आप उनको, वो लोग जो थे कांग्रेस के लीडर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के अंदर काम करने को या ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर काम करने को ठीक बता रहे थे कि चलो कुछ तरह इस तरह से हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब सोचना स्टार्ट हुआ तो जो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था, उनका प्रभाव धीरे धीरे जो कम हो रहा था कांग्रेस के अंदर। तो 1929 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ एक उनकी लीडरशिप में आप कह सकते हैं, लाहौर में एक वापस कांग्रेस का मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी। पूर्ण स्वराज दैट मीन्स फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इससे कम हम कहीं पे भी कोई समझौता नहीं करेंगे। ये 1929 के दिसंबर में स्टार्ट हुआ और इसके चलते हुए 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटा सा ग्रुप था जो ये डिमांड कर रहा था। कांग्रेस का एक छोटा सा पार्ट था जो इसके साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए इस सेलिब्रेशन के ऊपर बहुत कम अटेंशन गया, लोगों का ध्यान बहुत कम गया था, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी जी जो थे वो उन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसा चीज़ मुझे मिल जाए जिससे हम उसको रिलेट कर सकें और एक फ्रीडम के लिए पूरी कंट्री वाइड पूरी कंट्री के अंदर उसको हम यूज़ कर सकें। ऐसा कोई मुझे मुद्दा मिल जाए, कोई इशू मिल जाए, तो उसकी वो ढूंढ रहे थे। और ये जो चीज़ थी उनको सॉल्ट के रूप में मिला था। तो आज इतना ही देखेंगे हम लोग। तो कल हम देखेंगे कि ये सॉल्ट के रूप में उनको कैसे मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं आपको, ये 26 जनवरी, आज हम आपको शायद ध्यान होगा कि 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है ना, तो 1950 में आया था। लेकिन और आपको ध्यान होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। तो फिर 26 जनवरी का वेट क्यों किया था उन्होंने, 26 जनवरी को क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया था? इम्प्लीमेंट जो हुआ था, संविधान हमारा लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ, कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को, है ना, 49 को। तो इतना 2-3 महीना और वेट करना पड़ा उनको। वो इसलिए वेट किया क्योंकि जो फर्स्ट पूर्ण स्वराज की हमने या फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की जो डिमांड की बात की थी वो हमने 26 जनवरी 1930 को की थी। इसलिए वो उस डे को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने उसको वेट किया था। तो ये रीज़न था उसके पीछे कि 26 जनवरी क्यों हमने मांगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूले प्लीज़।